फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 116 तक के प्रोविज़न देखे थे, जिसमें परिशांति कायम रखने के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड एक्सिक्यूट करने के लिए कह सकता है, सिक्योरिटी सहित या सिक्योरिटी रहित। तो उसके क्या प्रोविज़न है वो हमने देखे थे कि उसके क्या ग्राउंड्स हैं, जो 106 से लेकर 110 तक में ग्राउंड्स थे, और फिर 111 में आदेश करता है, और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। फिर वो कितनी सिक्योरिटी देगा, इसके फॉर्मेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने 116 तक में देखी थी। अब नेक्स्ट प्रोविज़न, इसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है कि नहीं सफिशिएंट ग्राउंड है, तो उसे फिर प्रतिभूति देने के आदेश दिए जाते हैं। और 118 में प्रोविज़न है कि अगर उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, अगर उसके खिलाफ कोई जिसके खिलाफ इत्तला दी गई, अगर इत्तला सही नहीं पाएगी तो डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। और उसके बाद 119 में वो टाइम पीरियड बताया गया है जब से कि उसकी जो गारंटी है वो प्रारंभ होगी, कब से प्रारंभ होगी। तो इस तरह से 117, 118 और 119 ये तीन प्रोविज़न हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आप स्लाइड पे देख रहे हैं 117 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, प्रतिभूति देने का आदेश। यदि जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश करेगा। यानी जो आदेश दिया जाता है जांच करने का, यानी जिस व्यक्ति के बारे में सूचना इत्तला प्राप्त होती है उसकी जांच करवाई जाती है। अगर जांच सही पाई गई तो उसके बाद प्रतिभूति देने का आदेश जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजो लगा हुआ है, जो तीन प्रोविजो इसमें है ABC। पहला कि किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की, उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि की के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा, जो 111 के अधीन दिए गए आदेश से विनिर्दिष्ट है। यानी 111 में जो मजिस्ट्रेट ने आदेश किया है उसी आदेश के अकॉर्डिंग ही प्रतिभूति देने के लिए कहा जाएगा। और बी पार्ट ये है कि प्रत्येक बंधपत्र की रकम के मामले में परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी। इसके बारे में शायद मैंने कल चर्चा की थी कि ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है और किसी कारण से वो शांति व्यवस्था भंग करने में दोषी तो पाया गया, लेकिन अब उसके ऊपर आपने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मांग ली कि वो बेचारा दे ही नहीं पाएगा और लाइफ लॉन्ग जेल में रहेगा। तो ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए और रिजनेबल होनी चाहिए। और प्रोविजो नंबर C है कि जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है अवयस्क है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा। यानी जिसके बारे में सूचना दी गई है वो अगर माइनर है, यानी IPC के हिसाब से, अपराध की दृष्टि से हिसाब से माइनर 18 वर्ष से कम, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो प्रतिभूति देने का काम है, जो उसके गारंटर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये बॉन्ड एक्सिक्यूट किया जाएगा। वह व्यक्ति एक्सिक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनर्स की लायबिलिटीज नहीं होती है। 118 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, वह व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जिसके बारे में सूचना गलत पाई गई। यदि धारा 116 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है बंधपत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। यानी जिस व्यक्ति के बारे में इत्तला मिली, जांच के पश्चात पाया गया कि वह इत्तला झूठी है, वो गलत है, एक्चुअल में वह व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ जैसी इत्तला दी गई है, जिसके बारे में वह व्यक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति को अगर वो अभिरक्षा में है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, और अभिरक्षा में नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये 118 के प्रोविजन है। 119 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, जो सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेशित की गई है और जो सिक्योरिटी दी गई है बेल बॉन्ड के साथ, वो कब से प्रारंभ होगा, इसके बारे में 119 के बारे में 19 में प्रोविजन है। तो 119 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभू की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या 117 के दिन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडनिष्ठ है या दंडादेश भुगत रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है
ऐसे दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस व्यक्ति के बारे में इत्तला दी गई है, जांच के पश्चात पता चला और उसके दौरान वो कोई दंडादेश भुगतने के कारण जेल में चला गया, तो ऐसी सिक्योरिटी चूंकि जेल में रहते हुए तो वैसे ही वो प्रतिबंधित है, तो जब वो दंडादेश की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद से ये स्थिति चालू होगी। तो ये जो है 119 सब क्लॉज 1 का इंटेंशन ये है कि कोई दंडादेश और ये जो प्रतिभू है, बेल बॉन्ड है, बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड एक साथ दोनों चीजें नहीं चलेगी। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अन्य दशाओं में, यानी सब क्लॉज 1 में जो दशाएं हैं उसको छोड़कर अन्य दशाओं में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई वाद की तारीख न करे। तो सामान्य तौर पर हमें लगता है कि 119 सब क्लॉज 1 पढ़ना चाहिए। ये जनरल क्लॉज है कि जब आदेश दिया गया उस आदेश की तारीख से ही प्रभावी हो जाएगा, और उसके एक्सेप्शन क्लॉज सब क्लॉज 1 है कि अगर वो उस तारीख को जेल में है तो ऐसे कंडीशन में जब वो दंडादेश समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद से ये प्रभावी होगा। तो 119 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के ये इंटेंशन है। उसके बाद सेक्शन 120 छोटा सा सेक्शन है ये, कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, यानी उस जो बॉन्ड होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, कंटेंट क्या होंगे उसके। तो बंद पत्र की अंतर्वस्तु, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंद पत्र उसे यथास्थित परिशांति कायम रखने या सदाचारी रखने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या न करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे कहीं भी किया जाए बंद पत्र का भंग होगा। यानी उस बंद पत्र में लिखी क्या जाएगी, तो उस बंद पत्र में मोटे तौर पर ये लिखा जाएगा कि वह व्यक्ति सदाचारी बना रहेगा जितने समय तक के लिए वो बॉन्ड एक्सिक्यूट किया गया है, जो कि शुरू में बता दिया था आपको कि मैक्सिमम पीरियड सीआरपीसी में 6 महीने 1 साल का है, लेकिन आमतौर पर 6 महीने के लिए उसे बंधित किया जाता है। तो उस 6 महीने के दौरान वो शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, सदाचारी बना रहेगा, और अगर वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा या न उसके करने का प्रयत्न करेगा, न ही दुष्प्रेरण करेगा जिससे कि वह बंद पत्र भंग हो जाए, तो बेल बॉन्ड को एक्सिक्यूट, अगर बेल बॉन्ड को ब्रीच किया गया तो उस कंडीशन में फिर वो आपराधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है और फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर होगा। इसी तरह से एक छोटा सा सेक्शन है 121, ये क्या करता है, पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटी। जो अभी मैंने 120 में कहा कि बेल बॉन्ड का अगर भंग करता है तो वो जुडिशियल कार्रवाई हो जाएगी, तो वो किस कंडीशन में होगी वो 21 में बताया गया, पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटी। यानी मजिस्ट्रेट को यह भी पावर है कि जो बंद पत्र उसने जारी किया है या एग्जीक्यूट किया है उसको रद्द कर दे। तो कब रद्द करेगा 121 बताता है। 121 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है या अपने द्वारा अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त है। यानी मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस व्यक्ति से बंद पत्र एग्जीक्यूट कराया जाना है प्रतिभू सहित, और वो अपने बेल बॉन्ड के साथ जो प्रतिभू लाया है, जो श्योरर लाया है, जो श्योरिटी लाया है, वो श्योरिटी देने के काबिल नहीं है। कई बार ऐसे न्यायालय में प्रोफेशनल सिक्योरिटी वाले होते हैं जो फर्जी कागजात वगैरह देके और हर लोगों की सिक्योरिटी देते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो मजिस्ट्रेट उसको लेने से मना भी कर सकता है। साथ में ये भी किया हुआ है कि अगर उस मजिस्ट्रेट से पहले कोई मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी दे रखी है और बाद में मजिस्ट्रेट किसी स्टेज पर लगता है कि वो सिक्योरिटी गलत है, तो उस बेल बॉन्ड को, उस सिक्योरिटी को खारिज भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है। प्रोविजो ये कहता है कि किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार या उसे अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से किसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा। यानी पावर तो दिया गया है उसको उस सिक्योरिटी को रिफ्यूज कर देने का, लेकिन वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, वो किसी न किसी जांच पर आधारित होगा, और वो जांच या तो स्वयं उस सिक्योरिटी को रिफ्यूज करने वाला मजिस्ट्रेट कर ले या वो अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करवा ले। यानी जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, चाहे वो स्वयं मजिस्ट्रेट करे या किसी अन्य से करवाए,
बिना उस रिपोर्ट के उस श्योरिटी को रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 121 सब क्लॉज 1 में पावर भी दिए गए हैं और ग्राउंड भी दिए गए हैं, दोनों चीजें हैं। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी निर्णय रीजन डिसीजन होना चाहिए, तो विदाउट रीजन वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसके लिए लॉजिक होना चाहिए। 121 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को जिसने वह प्रतिभू पेश किया है उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा। नेचुरली राइट टू प्रेजेंट कॉज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेचुरल जस्टिस का। तो ऐसे कंडीशन में जिस व्यक्ति की श्योरिटी को रिफ्यूज किया जाना है उसको राइट टू हियरिंग दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं, क्यों ना ये सिक्योरिटी जो आपने दी है उसे रद्द कर दिया जाए। और अगर सेटिस्फाई हो जाता है मजिस्ट्रेट तो नहीं भी कर सकता है, और नहीं सेटिस्फाई होता है तो रद्द करने के पावर तो उसके ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है ही। 121 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट अपने समक्ष या उपधारा 1 के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उस व्यक्ति को यथास्थित स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अभिकरण अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा कारण करने के लिए अपने कारण को अभिलिखित करेगा। यानी जो ऊपर की प्रोविजन बताए गए 1, 2, 3 में, उन सब के बाद अगर मजिस्ट्रेट फिर भी इस डिसीजन पर पहुंचता है कि उस श्योरिटी को रिफ्यूज किया जाना है, तो ऐसा रिफ्यूजल इन राइटिंग ही कर सकता है। उसको कारण लिखना बहुत ही जरूरी है, बिना कारण लिखे उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक प्रोविजो और लगा हुआ है जो ये कहता है कि किसी प्रतिभू को जो पहले स्वीकार किया जा चुका है अस्वीकार करने का आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट जिसे वह ठीक समझे जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है अपने सामने हाजिर कराएगा या बुलवाएगा। ये आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रतिभू देने के लिए कहा गया, मान लीजिए 2 प्रतिभू देने के लिए कहा गया और 2 प्रतिभू उसने दिए, उसमें से किसी एक प्रतिभू को मजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज कर दिया, तो नेचुरली उसे फिर से दोबारा एक प्रतिभू देना होगा और वो व्यक्ति तो घर बैठा हुआ है, तो नेचुरली उस व्यक्ति को बुलाना है, तो समन करके, और समन पे नहीं आया तो वारंट करके उसको बुलाया जाएगा और उसके बुलाने के बाद मजिस्ट्रेट उसे इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी थी उसे रिफ्यूज कर दिया गया है, तो नेचुरली उसे दूसरी सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इस तरह से 121 में एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, इसकी भी अरेंजमेंट की गई है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई सारे जो है प्रोफेशनल सिक्योरिटी कोर्ट में घूमते रहते हैं, तो उनका कई बार बेजा इस्तेमाल भी किया जाता है, वो पैसे लेकर सिक्योरिटी दे देते हैं और हर किसी की सिक्योरिटी देते हैं। तो इस तरह के जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं उसको जुडिशरी से बाहर किया जा सके, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि जिस व्यक्ति को सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया, मान लीजिए उसके पास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट ही नहीं है, वो सिक्योरिटी देने में अक्षम है, तो क्या प्रोविजन होगा? तो इसके लिए सेक्शन 122 प्रोविजन करता है, जिसमें ये बताता है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दे सका या सिक्योरिटी देने में वो अक्षम है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या जेल की जा सकती है और कोई और भी अरेंजमेंट किया जा सकता है क्या, इस तरह की चीजें दी गई हैं। तो एक बार इससे भी देख लेते हैं 122। इसमें ये काफी बड़ा क्लॉज है, इसमें सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, 5, 6, 7 सब क्लॉजेस इसमें है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोविजन है, तो 122 के प्रोविजन इसको हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 123 इसके साथ ही मिलाकर पढ़ना है कि प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति। तो एक तरफ तो प्रतिभूति न देने के कारण कारावास करने की पावर भी है, और साथ ही साथ अगर उसने पहले से कारावासित है तो उसको छोड़ने की भी शक्ति मजिस्ट्रेट को दी गई है। तो ये दोनों प्रोविजन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।